वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें विभिन्न कर्मचारी की ड्यूटी है वो अलग अलग कामों के लिए, जिसमें मतदान अधिकारी के रूप में या पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी हुई है। तो आपको वहाँ मतदान के दौरान, मतदान से पहले और मतदान की समाप्ति के बाद क्या क्या कर्तव्य अपने पालन करना है, उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में पीठासीन अधिकारी की जो भी ड्यूटीज़ थे, कर्तव्य थे, उनके बारे में विस्तार से बताया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय है, उनके क्या क्या काम होंगे, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको पुनः याद दिला दूं कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं वो चुनाव आयोग द्वारा जो भी निर्धारित निर्देश है उसी के अनुरूप दे रहा हूं। फिर भी जैसे कि आपको पता है समय समय पर चुनाव आयोग के अपडेट्स आते रहते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी नया अपडेट आता है तो कृपया एक तो पहली बात आप अपडेटेड रहें और जो भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित निर्देश है उनकी पालना करें। मेरा प्रयास सिर्फ आपको सूचना देना है, जानकारी देना है कि किस तरीके से आपको किस किस मतदान अधिकारी को क्या क्या कर्तव्य है वो निर्वहन करना है। जो भी कन्फ्यूजन है तो कृपया आपने जो भी उच्च अधिकारी है, सेक्टर ऑफिसर वगैरह है, मतदान के दौरान भी अगर आपके कोई समस्या आती है तो आपके जो भी उच्च अधिकारी उस समय सबसे, जैसे मान लो मतदान अधिकारी को कोई समस्या आती है तो वो पीठासीन अधिकारी से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको जो भी निर्देशिका दी जाएगी चुनाव आयोग द्वारा उसको भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी आपके कुछ कन्फ्यूजन है तो आपके सेक्टर ऑफिसर है वहाँ हर 2 घंटे या घंटे में विजिट करते रहेंगे, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपकी सूचना दे रहा हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कृपया जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उनकी पालना करें। आज के वीडियो में बात करेंगे कि मतदान अधिकारियों के क्या क्या कर्तव्य होंगे। पिछले वीडियो में पीठासीन अधिकारी की ड्यूटीज़ के बारे में विस्तार से मैंने बताया था। तो अब मतदान अधिकारी में सामान्य रूप से 3 मतदान अधिकारी की नियुक्ति है, एक पोलिंग पार्टी में की जाती है। PO 1, 2 और 3। PO 1 के क्या काम होंगे, PO 2 के क्या होंगे और PO 3 के क्या काम होंगे, एक एक काम को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला है कि जो भी प्रथम मतदान अधिकारी होगा, PO 1 होगा, वो पहला तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मान लो पीठासीन अधिकारी किसी भी कारण से अनुपस्थित रहता है तो पूरे बूथ का जो भी संचालन है, जिम्मेदारी है, वो प्रथम मतदान अधिकारी की रहेगी। वो विशेष परिस्थिति में, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जब पीठासीन अधिकारी मौजूद हो तो मतदान अधिकारी प्रथम के क्या काम होंगे। पहला काम है कि वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा, यानी उसके पास मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होगी, यानी चिन्हित प्रति होगी जिसपे सामान्य रूप से जो भी SDM वगैरह है उनके साइन होंगे और वो चिन्हित प्रति है उसके ऊपर मार्क लिखा हुआ होगा, मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल, वो चिन्हित प्रति है उसके पास रहेगी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम उसका है कि निर्वाचक या मतदाता की पहचान करना। मतदाता जब भी रूम में या मतदान कक्ष में एंट्री करेगा तो सबसे पहले उसका सामना या वो सीधा मतदान अधिकारी प्रथम के पास में जाएगा और अपनी पहचान सुनिश्चित करवाएगा, यानी पहचान साबित करेगा। और निर्वाचक की पहचान के लिए वो अब तो इपिक कार्ड का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा जो भी अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है, जिसमें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या फोटो युक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स अलाउड है, उन सूची में से जिस भी कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर वो लेकर आता है तो उसकी पहचान सुनिश्चित करना है कि वही व्यक्ति है। अगर मान लो उस समय किसी एजेंट को ऑब्जेक्शन है तो उसी समय उनको कहते हैं कि आपको जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह है, चुनौती देनी है तो उसी समय दें। एक बार प्रथम मतदान अधिकारी उसकी पहचान साबित कर ले या सुनिश्चित कर ले, उसके बाद में उसको चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये विशेष रूप से जो भी मतदान अधिकारी के पीछे की तरफ लगभग मतदान एजेंट, जो मतदाता एजेंट बैठते हैं, कैंडिडेट के जो भी एजेंट्स होते हैं, उनको ये ज़रूर सूचना दे दें कि आपको जो भी ऑब्जेक्शन है या अगर मान लो किसी व्यक्ति की जो मतदाता है उसकी पहचान पे कोई डाउट है तो उसी समय आप उसका चुनौती करें। उसके बाद में प्रथम मतदान अधिकारी को क्या काम करना है, सबसे पहला काम तो करना है कि उसको निर्वाचक नामावली में उसका नाम वगैरह सर्च करना है, उसकी क्रम संख्या को देख करके उसकी पहचान सुनिश्चित करनी है। पहचान हो जाएगी वास्तव में जिस मतदाता क्रम की पर्ची लेकर के आया है उसी नाम का मतदाता और वास्तविक मतदाता है। उसके बाद में चिन्हित प्रति है, उसमें पुरुष निर्वाचक है, उसके सामने तो तिर्यक यानी आड़ी एक रेखा खींचनी है। महिला मतदाता अगर आती है तो उसके आड़ी तिर्यक लाइन तो खींचनी है। उसके साथ में उसका जो भी क्रमांक है, मतदाता सूची में जो भी क्रमांक है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर, 50 नंबर, जिस भी क्रम की महिला है उसके क्रमांक पे घोड़ा करना है, मैं आगे बता भी दूंगा। और अन्य जो भी मतदाता है यानी थर्ड जेंडर वगैरह है तो उसके स्टार का निशान लगाना है। तो ये है। अब इसमें जैसे प्रथम मतदान अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे, तो पहला काम तो हो गया कि वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मार्क कॉपी है उसका प्रभारी होगा। उसके बाद में निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है, यानी जो भी पहचान करने का काम है वो प्रथम मतदान अधिकारी का है। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों, यानी जितने भी दस्तावेज पिछली वीडियो में या जो विधानसभा चुनाव में मैंने विस्तार से बताया था कि कौन कौन से दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा मान्य है,
फोटो युक्त होना अनिवार्य है। उस दस्तावेज को लेकर के आ रहा है, उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद में ये भी एक देखेगा कि उसकी बाईं तर्जनी पे अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है, यानी वो मतदाता कहीं से दूसरे बूथ में मतदान करके तो नहीं आया, ये भी ध्यान रखें। अगर उसकी स्याही का अमिट स्याही का निशान है तो वो मतदान नहीं कर पाएगा, उसको आपको रोकना है, क्योंकि एक मतदाता है, एक बार ही मत दे सकता है। ये भी विशेष ध्यान रखें कि उसकी बाईं तर्जनी है, उसकी अमिट स्याही को भी देखना है। हालांकि जो PO2 है वो भी इस काम को करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो भी अधिकारी होगा, प्रथम मतदान अधिकारी होगा, वो ये भी जरूर चेक करेगा कि उसकी बाईं तर्जनी पर स्याही का निशान नहीं हो। उसके बाद में निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। यानी उसकी पहचान है, आपको उसके में जो भी वोटर लिस्ट है उसमें क्या नाम है उसका, मान लो आपको थोड़ा सा उसको डाउट होता है तो उसके आसपास के जो भी नाम है, उसके पिता का नाम, माता का नाम वगैरह अन्य चीज़ें पूछ करके टैली कर लें। साथ में एजेंट्स बैठे हैं, उनसे भी एक बार उनको भी कह दें कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसी समय बता दें। इसके बाद में विशेष बात है कि प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, दो तरह की पर्चियाँ होगी, एक तो जो PO2 जारी करेगा वो अलग है, ये जो BLO जो जारी करता है वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, वो वितरित की जाती है और BLO द्वारा की जाती है, और जिससे मतदाता की क्रम संख्या ज्ञात की जाएगी और उस पर फोटो वगैरह छपा हुआ नहीं होगा। और ये पर्ची है वो BLO के द्वारा, प्रशासन द्वारा BLO की सहायता से बांटी गई है, लेकिन ये पहचान का दस्तावेज नहीं है। यानी अगर व्यक्ति सिर्फ ये वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप यानी VIS लेकर आ रहा है तो उसकी पहचान साबित नहीं होगी, क्योंकि उसमें फोटो नहीं है। वो तो सिर्फ उसकी क्रम संख्या के लिए है, उसको कोई न कोई दस्तावेज है वो अनिवार्य रूप से उसके पास में होना चाहिए, और वो भी फोटो युक्त होना चाहिए। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। उसका अगर उसके साथ में जो भी ID प्रूफ है उससे उसकी मिलान करना जरूरी है, और साथ में फोटो युक्त पहचान का दस्तावेज लाना भी जरूरी है, क्योंकि उसकी एंट्री भी आपके जो PO2 है वो अपने मतदाता रजिस्टर 17 क में करेंगे, तो उसके पास में दस्तावेज होना जरूरी है। उसके बाद मतदाता सूचना पर्ची जो BLO द्वारा या प्रशासन द्वारा जारी की गई है वो सिर्फ प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता करेगी, उसकी पहचान के लिए काम में नहीं आएगी। कोई मतदाता आकर के ये कहता है कि मेरे पास पर्ची है और यही चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। आपको उसको समझाना है कि वो सिर्फ है वो क्रम संख्या पता करने के लिए, उसका मतदान सूची में, मतदाता सूची में कितने नंबर पे नाम है उसकी संख्या की पहचान के लिए है। उसके खुद की पहचान का ये कोई प्रूफ नहीं है, उसको कोई न कोई फोटो युक्त प्रूफ है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी पर्ची वो लेके आएगा वो पर्ची अशासकीय पर्ची होगी और उसको उसके पास में जो भी कचरा पात्र होगा उसमें डालनी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में ही डालें, यानी उसके पास में जो भी पर्ची आएगी वो PO1 लेगा और उसको वापस कचरा पात्र में डालेगा। PO2 है वो नई पर्ची जारी करेगा, वो शासकीय पर्ची होगी, उसको PO3 है वो अपने पास रखेगा और उसको उसका रिकॉर्ड भी रहेगा 50-50 के, या जो भी बंडल जैसा भी निर्देश है वो उसको करने पड़ेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा, यानी सबसे पहला काम तो करना है कि वो क्रम संख्या बोलेगा। प्रथम मतदान अधिकारी बोलेगा कि क्रम संख्या जैसे 101 है, 151 है, तब मतदाता जो भी है वो अपना उसको कहेगा कि आप अपना नाम जोर से बोलें। PO1 है वो मतदाता जो भी मतदाता था उसको अपना नाम बोलने के लिए कहेगा। प्रथम मतदान अधिकारी उसकी पर्ची को देख करके उसकी क्रम संख्या पढ़ेगा कि निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 101 पे ये व्यक्ति आया है, वो अपना नाम बोलेगा। तो वो व्यक्ति अपना जोर से नाम बोलने के लिए कहेगा और नाम बोलेगा। और यदि आवश्यक हो, यानी मान लो आपको डाउट लगता है तो आप जो भी संबंधित अन्य प्रविष्टियाँ हैं, मैंने पहले कहा कि मान लो उसके परिवार के आसपास के जो भी जैसे वोटर लिस्ट में नाम होगा तो उसके परिवार के सदस्यों के नाम भी उसके आसपास ही होंगे, तो उनके लिए भी आप उसको पूछ सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि वो वास्तविक मतदाता है। कुल मिलाकर के आपको ये उसकी पहचान करनी है कि वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जिस नंबर की, जिस नाम की वो पर्ची लेकर के आया है, जिस क्रमांक की पर्ची लेकर आया है वो वास्तविक मतदाता ही है। और यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है, यानी ये काम आप सबसे पहले जब चुनाव शुरू हो सुबह ही तो PRO और PO1 ये जो भी उपस्थित एजेंट्स है उनको जरूर कहते हैं कि आपको जो भी चुनौती देनी है वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास में जब मतदाता आता है उसका नाम बोलता है उसी समय दें। उसके बाद में चुनौती है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये विशेष रूप से पहले ही आपको एजेंट्स को बता देना है। तो इसमें ये भी है कि यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित होने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी प्रथम मतदान अधिकारी है वो अगर मान लो वोटर लिस्ट जो उसके पास मार्क कॉपी है उसमें लाइन खींच देता है, महिला है तो उसका घोड़ा कर देता है, उसके बाद में वो मतदाता PO2 या PO3 के पास में जा रहा है और उस समय कोई
एजेंट है वो ऑब्जेक्शन करता है कि ये अमुक व्यक्ति है, वो नहीं है, दूसरा है, तब उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। उसको पहले से कहना है कि जब PO1 के पास में आए तभी वो अपनी चुनौती है वो दे सकता है। उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात, यानी सबसे पहले वो उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा, क्रम संख्या बोलेगा, मतदाता को अपना नाम बोलने के लिए कहेगा, पीछे बैठे जो भी एजेंट्स है वो भी अपने पास जो भी उनके पास में वोटर लिस्ट वगैरह होगी उसमें वो टैली कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी उस मतदाता की जो प्रविष्टि है उसके बॉक्स में उसके फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन खींचेगा, आड़ी लाइन खींचनी है। और अगर मान लो मतदाता महिला है तो लाइन तो खींचनी है, उसके साथ में मतदाता की जो क्रम संख्या है उसके ऊपर एक राउंड यानी गोला भी बनाना है। और अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है यानी थर्ड जेंडर है तो आपको वहाँ उसके ऊपर स्टार भी लगाना है, यानी स्टार किस तरह का मार्क करना है। अब इसके बाद में एक काम और करना है कि अगर मान लो मतदाता ईपिक लेकर के आता है, मतदाता फोटो पहचान पत्र लेकर के आ रहा है तो उसके बाईं ओर है वो ई अंकित किया जाएगा, क्योंकि ये आंकड़ा भी आपको बाद में देना पड़ेगा कि कितने मतदाताओं ने ईपिक द्वारा मतदान किया और कितने लोगों ने वैकल्पिक दस्तावेज यानी जो ईपिक के अलावा जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक की डायरी है या अन्य डॉक्यूमेंट जो फोटो थे और चुनाव आयोग द्वारा मान्य है उनसे कितने लोगों ने मतदान किया उसका आंकड़ा मांगा जाएगा। तो आपको प्रत्येक मतदाता जो भी मतदान करने आ रहा है उसके तिरछी लाइन खींचनी है, महिला है तो उसके क्रम संख्या पे गोला करना है, ट्रांसजेंडर है तो उसके स्टार लगाना है। और उसके बाद में आपको ई या डी, मान लो ईपिक लेकर के आ रहा है तो ई लिखना है, और अन्य दस्तावेज वैकल्पिक दस्तावेज लेकर के आ रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में डी है वो आपको कैपिटल डी लिखना है। और अगर मान लो ईपिक लेकर के आ रहा है तो आपको ई कैपिटल लिखना है। इसके बाद में निवेदित मत यानी टेंडर वोट है, अल्पायु या अंतिम विकलांग मतदाता है उसके साथ में कोई कंपेनियन आ रहा है, या चुनौती चैलेंज वोट है, ESD है, एब्सेंट शिफ्टेड डेथ वाले जो भी प्रकरण है, ऐसे सारे मामले हैं, आपको उसमें उलझना नहीं है। उस मामले को आपको सीधा पीठासीन अधिकारी को भेज देना है ताकि आपका काम है वो यथावत चलता रहे और मतदान प्रक्रिया है वो बाधित नहीं हो। तो ऐसे कोई भी मामले आते हैं तो उनको, चुनौती वाला मामला आता है तो उनको आप तुरंत है वो पीठासीन अधिकारी को सौंप दें और अपना काम जारी रखें ताकि अनावश्यक भीड़ भी नहीं हो और मतदान समाप्ति के बाद में लंबी लाइन भी नहीं हो कि आपको चुनाव का जो भी निर्धारित समय उसके बाद भी आपको मतदान कराना पड़े। तो ये काम आप अगर नियमानुसार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और यदि मतदाता सूची के मुद्रण में, अब कई बार ये समस्या आती है कि कुछ सामान्य भाषा में कहें तो लिपि की त्रुटि होती है, यानी जो क्लेरिकल मिस्टेक्स होती है। तो मान लो जैसे किसी मतदाता की आयु है, वो आपको वास्तव में आयु लग रही है 50 साल का और 50 साल का लग रहा है, लेकिन उसकी आयु 55 साल या 60 साल बताई हुई है, तो वो त्रुटि हो सकती है। उसके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, जो वो वैकल्पिक दस्तावेज लेकर के आ रहा है, उसमें भी उसकी आयु सही है और आपको वो मतदाता भी सही आयु का दिख रहा है, और वोटर लिस्ट में अगर उसकी आयु में थोड़ा बहुत फेर है तो वो टेक्निकल मिस्टेक मानी जाएगी, लिपि की त्रुटि मानी जाएगी। या मान लो वो पुरुष है, नाम भी पुरुष का है लेकिन उसके आगे महिला लिखा हुआ है या लिंग में मेल की जगह फीमेल लिखा हुआ है, या नाम में कोई मिस्टेक है, जैसे अमर का जगह आमर लिख दिया या अमर लिख दिया, ऐसा कुछ लिपि की त्रुटि है, तो आपको ऐसे मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर लेनी है। और अगर आपको लगे कि वही मतदाता है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यानी उसको रोकना नहीं है। सीधी सी बात है कि आपको मतदाता की पहचान सुनिश्चित करनी है और वास्तव में वही मतदाता है, चाहे वोटर लिस्ट में उसके आयु में थोड़ा बहुत फर्क है या उसके लिंग में मान लो मेल की जगह फीमेल लिखा हुआ है जबकि वास्तव में वो पुरुष है, उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पुरुष के हैं। एजेंट्स से भी एक बार टैली कर लें कि ये व्यक्ति है इस नाम का है, और वो भी अगर कोई भी चुनौती होगी तो वो उस समय बोल देंगे। तो कुल मिलाकर के छोटी मोटी लिपि की त्रुटि है, जैसे आयु संबंधी, लिंग संबंधी या नाम में कुछ स्पेलिंग में फ़र्क है, तो आप उस व्यक्ति को मतदान से रोकना नहीं है, उसको मतदान देने देना है, ये विशेष बात है। अब जैसे किस तरीके से आपको PO1 को काम करना है, जैसे इस तरीके से वोटर लिस्ट होगी। अब मान लो आपको जैसे कोई महिला आई तो इसके यहाँ तो पहले तो तिरछी लाइन यानी फोटो को छोड़ करके इस तरीके से यहाँ तिरछी लाइन आपको खींचनी है लाल कलर से। उसके बाद में उसके जो क्रम संख्या यहाँ दिए हुए हैं उस क्रम संख्या पे आपको राउंड यानी गोला करना है, और दस्तावेज कौन सा लेकर के आ रहा है, जैसे मान लो ये ईपिक लेकर के आई है तो यहाँ इसके ई लिखना है, कैपिटल लेटर में ई लिखना है। पुरुष है तो मान लो जैसे पुरुष है तो पुरुष के यहाँ सीधी आपको तिरछी लाइन खींचनी है, घोड़ा है वो नहीं करना है, घोड़ा सिर्फ महिलाओं के, ताकि आप बाद में जब मतदान समाप्त हो जाए तो आप ये घोड़े गिन करके पता कर सकते हैं कि कितनी महिलाओं ने मतदान किया। अगर कोई ट्रांसजेंडर आ रहा है तो उसके स्टार करना है,
इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में भी आपकी सूचना मांगी जाएगी, कितने लोगों ने ईपिक से और कितने लोगों ने अदर डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज से किया। तो वहाँ भी आपको जैसे यहाँ ये महिला है तो उसके लाल कलर से यहाँ फोटो को छोड़ते हुए तिरछी लाइन खींचनी, यहाँ से लेकर के पूरी तिरछी लाइन यहाँ खींचनी है। उसके बाद में उसके क्रम संख्या है उसके ऊपर आपको घोड़ा करना है और यहाँ डी लिखना है। डी का मतलब ईपिक के अलावा अन्य दस्तावेज लेकर के आई है तो वो डी लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये निर्वाचक नामावली के ये नमूना है कि आपको किस तरीके से ये काम करना है। और ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक तो ई और डी का ध्यान रखना है, महिला है तो उसको घोड़ा करना है क्रम संख्या के ऊपर, ताकि बाद में आपको उसका आंकड़ा है वो आसानी से मिल जाए। अब जैसे ये कुछ पोलिंग ऑफिसर मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, इसमें जैसे यहाँ ये वैसे मैंने पहले बता दिया, वापस यहाँ बताया हुआ कि जैसे मान लो ये पुरुष है तो इसकी यहाँ तिरछी लाइन खींचनी है, अगर महिला है तो तिरछी लाइन खींचनी है, यहाँ तक खींचनी है, ये अलग महिला की लाइन होगी और यहाँ आपको घोड़ा करना है। यानी रेड लाइन है अक्रॉस वोटर बॉक्स है, यहाँ पे पूरे बॉक्स में तिरछी लाइन खींचनी है, महिला है तो उसको घोड़ा करना है। रेड सर्कल है फॉर वुमेन वोटर्स इन एडिशन, यानी जो भी महिला है तो उसके लिए यहाँ ये एक्स्ट्रा काम है। पुरुष के लिए सिर्फ लाइन खींचनी है, महिलाओं के लिए लाइन खींचने के अलावा यहाँ घोड़ा भी करना है। इसके अलावा मान लो कोई ऐसा है जैसे यहाँ किसी के पी लिखा हुआ है, पी भी लिखा हुआ है या ईडी लिखा हुआ है या ईडीसी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि उस मतदाता को पोस्टल बैलेट जारी हो चुका है या उसको ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, तो वो मतदाता भी मतदान नहीं कर सकता कि उसके मार्क इस तरीके से किया हुआ है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि वोटर लिस्ट में अगर ऐसा कोई मार्क किया हुआ आ रहा है, ईडीसी या पीबी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मतदाता या तो सर्विस मतलब कोई भी सेवा वाला है जो किसी अन्य जगह ड्यूटी दे रहा है, उसको पोस्टल बैलेट है वो जारी हो चुका है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो दूसरा काम है वो मतदान अधिकारी द्वितीय का काम है, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी पूरी डिटेल मतदान अधिकारी प्रथम के क्या क्या कर्तव्य होंगे। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूँ कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उसकी पालना करें। मैं सिर्फ आपको सूचना के लिए ये जानकारी दे रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखें। तो अगली वीडियो में PO2, PO3 और अन्य जो भी चुनाव संबंधी कार्य होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो लिफाफे हैं, फॉर्म्स है, वो किस तरीके से भरने हैं, क्या क्या करना है, उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।